तो भाई अगर तुम डुअलाइट हो और तुम्हें बिट्स पिलानी में सीएस चाहिए तो तुम्हें यार सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपना स्पोर्ट्स हो गया और तुम्हें डेडिकेटेडली सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस के बाद पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं होएगी, लेकिन अगर तुम्हें ऑब्वियसली सीएस, This is fucking bullshit. दैट इज़ क्लियरली बुलशिट, क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है। माय नेम इज अंशुल सक्सेना एंड आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस। अभी रिसेंटली डुअल अलॉटमेंट्स आ गई और भाई सीएस मिल गई मुझे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं कि भाई आगे फ्रेशर्स जो भी आएंगे उनको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है और कितना स्ट्रेसफुल होता है, या फिर मतलब इज इट वर्थ, क्योंकि तुम इसकी फीस भी बहुत दे रहे हो। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता है जिसमें मैं पूरा रिसोर्स और पूरा जो भी मटेरियल रहता है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। और साथ में तुम्हें एक पीडीएफ फाइल भी मैं तुम्हें दे दूंगा जिसमें सारी रिसोर्सेज की लिंक होंगी। तो भाई फर्स्ट पॉइंट आता है अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि तुम्हें पता है बिट्स में 0% अटेंडेंस पॉलिसी होती है, तो तुम चाहो तो तुम कोई भी क्लास मत जाओ और तब भी तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन तब भी तुम्हें कुछ कुछ क्लासेस पक्का अटेंड करनी चाहिए, जैसे मैकेनिकल ऑसिलेशन वेव पक्का अटेंड करो अगर तुम्हारा टीचर अच्छा है। अगर तुम्हारा टीचर अच्छा नहीं है, जस्ट लाइक जैसे मेरा केस था, तो तुम स्किप कर सकते हो कि नींद आने लग जाती है अगर कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। जेन कैम डेफिनेटली जाओ, क्योंकि जेन कैम की फैकल्टी अच्छी है अपनी, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो तुम बुक से नहीं कर पाओगे और क्लास नोट से भी तुम्हें इतना अच्छा शायद ना समझ आए। पर डेफिनेटली से कि भाई जेन केम तो पक्का जाओ। मैकेनिकल ऑसिलेशन वेव इज सो चाहो तो तुम जा सकते हो। तो थर्ड तुम्हारा आता है एमई। एमई तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। मैं तो भाई एक क्लास गया, मुझे समझ आ गया, इस पर जाने की कभी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले लिटरली 3-4 घंटे पढ़ोगे, पीवाईक्यूज अगर इसके लगा लोगे तो आराम से ए ग्रेड लगता है इसमें। लाइट सब्जेक्ट मतलब इजी सब्जेक्ट है, लाइट का मतलब इजी रहता है। एम वन जाओ भाई, M1 में मज़ा भी आता है, M1 पक्का जाओ। फिर आती हैं वर्कशॉप और लैब्स, इनको भाई कभी मिस मत करना क्योंकि ये लिटरली फ्री के मार्क्स हैं। तुम एक वर्कशॉप मिस करोगे या फिर तुम एक लैब मिस कर जाओगे तो तुम्हारे 3 नंबर या 2 नंबर चले गए। और इसमें ग्रेडिंग ऐसी होती है कि 1-2 नंबर से इधर उधर, तो तुम सोचो तुम्हारा ए आ रहा था, A- लग गया तो तुम्हारी सीजी पे फ़र्क है। तो आई डेफिनेटली से कि भाई वर्कशॉप तो पक्का पक्का जाओ, लैब्स भी पक्का पक्का जाओ, कभी मत छोड़ो। तो भाई सेकेंड पार्ट में आता है एम टू तो जाओ। M2 तो अच्छा रहता है क्योंकि इसमें मज़ा भी आता है अगर तुम्हारे टीचर अच्छे हैं, और यूजुअली अच्छी है मैथ्स की फैकल्टी। TRW टाइम पास है, मतलब तुम जाने को जा सकते हो अगर तुम्हें, नहीं मतलब नो ऑफेंस, अगर तुम्हें एक्चुअली में पसंद है कि भाई कैसे रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, कहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कहाँ पे सब यूज़ होता है, वेरी पर्टिकुलरली इतना इफेक्ट डालता है कोई चीज़, तो उसके लिए तुम जाओ TRW। लेकिन इन जनरल मोस्टली लोग नहीं जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी लोग एंड में जाना छोड़ देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम अपने प्रोफेसर के साथ चलते रहोगे तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज तुम्हारा हो सकता है लास्ट में सिलेबस छूट जाए, क्योंकि इसमें बहुत डेटा और बहुत फॉर्मूलेज आते हैं, तो तुम अगर इसको अप्लाई करना ही नहीं जानते हो स्टार्टिंग से तो प्रॉब्लम आ सकती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर तुम्हारा सी नहीं था 10th 11th में, या फिर तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम जाके देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सपोज 11th 12th में तुम्हारा सी था या फिर तुम्हारी पाइथन था सपोज, तो तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि इसकी बुक भी काफ़ी अच्छी है। बुक और पीवाईक्यू से हो जाता है इसका। थर्मोडायनामिक्स, अगर तुम्हारे प्रोफेसर अच्छे हैं तो डेफिनेटली जाओ, मेरे नहीं थे तो मैं नहीं गया। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भाई टाइम पास है, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, वो तुम्हारी लैब में हो जाएगा। लैब मिस मत करना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की। लेक्चर बकवास है भाई, नो ऑफेंस, लेकिन लेक्चर में कोई नहीं जाता। जेन बायो इज लाइक कहानी, रिवीजन हो जाएगा, तो तुम अगर पहले से उसको थोड़ा पढ़ लोगे या फिर एक बार जस्ट स्किड थ्रू कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तुम जेन बायो, लेकिन इट्स जस्ट लाइक रिवीजन, तो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं वहीं पे पढ़ूंगा जाके, तो वो नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन के लिए तुम जा सकते हो। बायो लैब, लैब्स कभी मत स्किप करना, लैब स्किप करने से फ्री के मार्क्स तुम छोड़ रहे हो। सो अटेंडेंस का तो तुम्हें मैंने बता दिया, पीडीएफ में लिंक नीचे दे दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारी कोई भी क्लास छूटती है तो तुम डरो मत भाई, क्योंकि तुम्हारे पास हैदराबाद कैंपस में बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी है जिसको हम कहते हैं इम्पार्टस। तो इम्पार्टस में एक्चुअली में होता क्या है, तो जो भी तुम्हारे लेक्चर्स हो रहे होते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो तुम उनको चाहो तो तुम रूम में बैठ के बाद में देख भी सकते हो अगर तुम्हारी कोई स्किप हो गए।
और इवन तुम अपने घर पे भी देख सकते हो, तो तुम कभी 1-2 दिन के लिए घर गए हो तो तुम घर पे भी वो लेक्चर देख सकते हो, वो 1-2 घंटे में रिकॉर्ड होके आ जाता है। तो इम्पार्टर्स इज लाइक लिटरली गॉड टियर थिंग है भाई। इसका तुम पूरा पूरा फ़ायदा उठाना मेरा मतलब, और वो तुम देखना पक्का करोगे, क्योंकि भाई एंड में क्लासेस जाने मोस्टली छूट जाती हैं, तो सब इम्पार्टर्स से ही कवर कर रहे होते हैं, तो इम्पार्टर्स इज लाइक गॉड लेवल शिट। अब थर्ड पॉइंट आता है कि ग्रेडिंग कैसी होती है सब्जेक्ट्स में। तो मैथ्स में जैसे M1 हो गया, M2 हो गया, उसकी ग्रेडिंग यूजुअली ठीक ठीक रहती है। मतलब मैं तो क्योंकि जस्ट रह गया था A- से दोनों सब्जेक्ट्स में, लेकिन दोनों की ग्रेडिंग यूजुअली सही होती है। लैब्स की ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है भाई। लैब में एकदम मतलब वही फ्री के मार्क्स हैं, तुम लैब में जाओ एंड डेफिनेटली तुम्हें ए तो मिल जाएगा उसमें। वर्कशॉप की भी अच्छी ग्रेडिंग होती है, बस वही लैब्स वर्कशॉप मिस मत करो अपनी बिल्कुल भी। केमिस्ट्री की मेरे सेम की अच्छी ग्रेडिंग थी, लेकिन मेरे से दूसरा वाला सेम है उसकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं थी, तो पता नहीं, इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यूजुअली केमिस्ट्री की ग्रेडिंग सही होती है। बायो की ग्रेडिंग भी अच्छी होती है, लेकिन बायो में ये रहता है कि काफ़ी ओपन बुक कंपोनेंट्स रहेंगे तुम्हारे। सो मेक श्योर कि भाई तुम एटलीस्ट बुक पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि तुम अगर बुक पढ़ के जाओगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अगर तुम बुक पढ़ के ही नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, वरना बायो तुम्हारा अच्छे से निकलेगा। थर्मो और सीपी मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थर्मोडायनामिक्स, कुछ कह नहीं सकते इसका भी, सो सा रहता है। म्याओ की ग्रेडिंग यूजुअली अच्छी नहीं होती। म्याओ मतलब ऑसिलेशन बेस्ड मैकेनिकल, इसकी यूजुअली ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर तुम लकी हुए तो अच्छी हो सकती है। यूजुअली इसकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी की एवरेज अच्छी होती है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अच्छी ग्रेडिंग होती है। सो अगर रियलिस्टिकली मैं बात करूं कि तुम अगर नॉर्मल पढ़ रहे हो, क्लासेस वगैरह ठीक ठाक जा रहे हो और थोड़ा खुद से भी पढ़ ले रहे हो, तो मैथ्स में तुम एक्सपेक्ट करो कि भाई तुम बी तो ला सकते हो, बी तुम पक्का ला सकते हो। लैब्स में तुम एक्सपेक्ट करो ए तो पक्का पक्का आ सकता है, कभी कुछ हो गया तो A-, लेकिन ए के लिए एम करो। M1 M2 में तुम बी के लिए एम करो। वर्कशॉप में तुम ए के लिए एम करो। केमिस्ट्री में मैं कहूँगा केमिस्ट्री में तुम B- एम करोगे तो भी चलेगा। बायो में तुम बी और A- के बीच में एम कर सकते हो, नॉर्मल पढ़ाई से कह रहा हूँ मैं। हर्मो और सीपी में बी, हर्मो सीपी में तुम बी के लिए एम करके चल सकते हो। म्याओ में तुम बी के लिए एम कर सकते हो, लेकिन B- भी लग जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब इवन एवरेज +30 पे B- लग जाता है। ठीक है, म्याओ के लिए तुम B- कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के लिए बी के लिए एम करो, क्योंकि तुम अगर क्लास जैसे मैंने बोला जा रहे हो ठीक ठाक, तो इवन एवरेज ग्रेडिंग में भी बी लग जाएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भाई A-, उससे नीचे नहीं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है कि हाँ, क्विजेस से एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि भाई क्विज ऐसी होती हैं, जैसे 30 मार्क्स की क्विज हो गई तो उसमें सपोज एवरेज 12 गया या 13 गया और उसमें तुम्हारे 20 आ गए, 25 आ गए, तो उसमें डायरेक्टली वो 8-9 मार्क्स का जो गैप है वो तुम्हारा ऐड ऑन हो जाएगा। मतलब एवरेज +9, एवरेज +10, मतलब क्विजेस की मार्क्स रेशियो डाउन नहीं होते। क्विज बनती ही ऐसी है कि तुम्हारी 10% अगर क्विज का वेटेज है और तुम्हारा 200 मार्क का कोर्स है, तो तुम्हारी 20 मार्क की क्विज होएगी और उसमें एवरेज सपोज 9 आता है और तुम्हारे 15 आते हैं, तो 6 मार्क्स तुम एवरेज से ऊपर हो गए डायरेक्टली। और मिड सेम और कॉम्प्री में ध्यान रखना भाई, तुम एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि अच्छा खासा सब्जेक्ट होता है और अगर तुम क्विज में इतना नहीं पढ़ पाए तो मिड सेम और कॉम्प्री में वो कवर करना पड़ेगा, तो 10 से 15 दिन एटलीस्ट पहले बैठने पड़ जाना मिड सेम। हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने फील करा है होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मिड्स में जो तुम्हारी सीजी दिखती है, तुम्हें एक एस्टिमेटेड सीजीपीए दिख जाएगी कि तुम्हारी इस सेम में क्या बन रही है। जैसे मेरी फर्स्ट सेम में थी 7.8125, मुझे लग रहा था भाई मैं इसको अच्छी खासी मेहनत करूंगा और कॉम्प्री में मैं इसको क्रॉस करा लूंगा 8, नहीं हुआ। तो तुम्हें जो मिड्स में सीजी बन रही है, तुम ट्राई करो मिड्स में तुम्हारी 8 के ऊपर आराम से चले, 8.2 हो, 8.3 हो, इसके ऊपर तुम 8 करके चलो, मिड्स में तुम्हारी बने, ताकि तुम कॉम्प्री में अगर एक सब्जेक्ट में गिर भी जाते हो बाय चांस, तो मेंटेन 8 के ऊपर रहेगी। सो यार यही मेन 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। और कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, ऐसा नहीं करना कि भाई तुम रूम में बंद हो और तुम रूम के बाहर ज़्यादा जा नहीं रहे हो। दोनों साथ में लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा, वरना सेकेंड ईयर में फिर तुम्हें लगेगा भाई अब मेरे दोस्त ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। इसलिए दोनों को साथ में लेके चलो, कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करो, पढ़ाई भी करो,
और मिल जाएगी भाई CS। और अगर CS मिल नहीं मिली तो भी इट इज़ नॉट द एंड, ये सिर्फ स्टार्ट है तुम्हारा लिटरली करियर लाइफ का। तुम्हारे पास 5 साल में इतने अपॉर्चुनिटीज आएंगे और तुम्हें तो अभी पता भी नहीं भाई, मोस्टली को यही नहीं पता तुम बीटेक करना भी चाहते हो या नहीं। तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड। जस्ट इंजॉय करो भाई, इंजॉय करो, पढ़ाई करो, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।